लेकिन फाइनली बाय हिस्ट्री हैज बीन मेड। क्रिस्टल पैलेस ने एफए कप 2025 में मैनचेस्टर सिटी को हरा के अपने क्लब की हिस्ट्री में पहला मेजर ट्रॉफी जीता है। कितनी बड़ी बात है। और नहीं सिर्फ अगर यही दिस इज द बिग हैप्पीनेस, आई थिंक चेरी ऑन टॉप होता है कि यहां पर वो अगले सीजन यूरोप का पार्ट होने वाले हैं। ऑफकोर्स जो क्लब यहां पर चैंपियन लीग है वो यूरोपा लीग को नहीं, बट एक क्लब जिसने अपने इतिहास में, जिसने अपने एग्जिस्टेंस में कभी यहां पर ट्रॉफी ना सूंघी हो, वो अब स्ट्रेट अवे यहां पर ट्रॉफी के साथ साथ वो यहां पर यूरोप में जाने वाला है। इवन इफ चाहे यूरोपा हो, लेकिन सोचो उस स्टेडियम के लिए, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन पता है इस मैनचेस्टर सिटी को जब मैंने थोड़ा देखा ना, ये पता है मैनचेस्टर सिटी मेरे को बहुत सोललेस लगती है। मे बी बिकॉज उनका कैंपेन एंड हो चुका है या फिर वो इस एफए कप को ट्रीट नहीं करते। अगेन दैट वुड बी डिसरिस्पेक्ट टू एनी ट्रॉफी। लेकिन जब आप इस गेम को देखते हो ना भाई, पहले तो मत था भाई, क्या मत्था मारता है वो। एस की बात करें, लाइक क्रिस्टल पैलेस के बाद जो कलेक्टिव एफर्ट था, ऑफकोर्स यहां पर जिस तरीके से उन्होंने गोल मारा, मैनचेस्टर सिटी पूरे सीजन उसी तरीके से गोल यहां पर कंसीड करती हुई आ रही है। हमने भी, अब हम एक तरीके से देखो, मैनचेस्टर सिटी हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वही टीम है जिसने रियल मैड्रिड को स्ट्रॉन्ग बनाने में, स्ट्रॉन्ग दिखाने में एक बहुत ही अच्छा जाल बिछाया था, एक बहुत ही अच्छा फरेब और फ्रॉड किया था हमारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी को चांस नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को मौके नहीं मिले। कुछ ऐसे डिसीजन थे जो कि लाइक इवन एज अ न्यूट्रल फैन मेरे को लग रहा था कि लाइक पेप गार्डियोला और उसकी टीम से ये सब एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ऑड है। जैसे मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मेरे को लगा कि यहाँ पर जिस तरीके से एचरेफ की बात करें, जो जिसका डेब्यू हो रहा था, वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर शॉट ऑन अटेम्प्ट मिस कर रहा था, या फिर लुइस केली की बात करें वो किस तरीके से यहाँ पे शॉट ऑन अटेम्प्ट मिस कर रहा था, हालैंड किस तरीके से घोस्ट कर रहा था। अगेन लाइक हालैंड यहाँ पर सर्विस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो कि अब अपने 9वें फाइनल में यहाँ पर डक और घोस्ट करके गया, आई थिंक समथिंग हैज टू बी चेंज गिवन द फैक्ट कि आप कह सकते हो कि चाहे मार्मूश की बात करें, डोकू की बात करें, फिल फोडन की बात करें, डिब्रॉइन की बात करें, इन सब की टीम बनाई इसलिए गई है जहां पर जिससे अर्लिंग हालैंड का जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो सके, जो अर्लिंग हालैंड का जो बेनिफिट है वो पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी को सबसे ज्यादा मिल सके। तो आप ये नहीं कह सकते कि टीम ऐसी बनाई जा रही है कि अर्लिंग हालैंड के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाई जाए। सपोर्टिंग रोल एक डिफरेंट है, बट अर्लिंग हालैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम टैप इन करने के लिए टीम है। और आपको ये जब टीम देखोगे तो आपको लगेगा कि वो तो हो ही नहीं रहा, भैंचोद। लेकिन अब मेरे को लगता है यहां पर जैसे डीन एंडरसन का वो जो ड्रामा हुआ, ऑफ कोर्स यहां पर जो रूल के हिसाब से मेरे को नहीं समझ में आता। देखो मोटा मोटा जितना मेरे को समझ में आया पढ़ के, वो ये है कि क्योंकि यहां पर कुछ मिला ही नहीं था, तो या तो रेड था या कुछ भी नहीं था। सो वीएआर सिर्फ रेड में इंटरवीन कर सकता है, ना ही सिर्फ येलो में कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ के हिसाब से यहां पर क्योंकि वो गोल की तरफ नहीं था, वो गोल से दूर ले जा रहा था बॉल को, तो इसलिए वो रेड डिजर्व नहीं करता। वहीं अगर कुछ पंडित्स के हिसाब से बात करें तो डीन एंडरसन रेड डिजर्व करता है, और यहां पर अर्लिंग हालैंड क्लियर ऑन गोल था। तुम बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हारे हिसाब से डीन एंडरसन यहां पर रेड लाइक डिजर्व करता है या नहीं, क्योंकि डीन एंडरसन उस बंदे ने ये अपना टूर्नामेंट बना दिया भाई, अपना फाइनल बना दिया। क्रिस्टल पैलेस बहुत बढ़िया डिफेंड करा, क्रिस्टल पैलेस बिल्कुल लो ब्लॉक गलीच जा चुकी थी। वो यहां पर 16 मिनट से जो उन्होंने परसिवरेंस और जो उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया मैनचेस्टर सिटी के फ्लो ऑफ अटैक, उसके बाद भी यहां पर कुछ ऐसे शॉट्स थे, कुछ ऐसे चांसेस थे, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर आप इमेजिन करते हो कि गई क्रिस्टल पैलेस। और ये खुद क्रिस्टल पैलेस को भी आई थिंक यहां पता था कि अगर एक गोल खा लिया तो ये जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये जीतना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने एक बार भेद दिया, एक बार वो डेडलॉक तोड़ दिया तो वो फिर से तोड़ देगी। लेकिन डीन एंडरसन ने उस चीज को, चाहे भले ही राहुल द्रविड़ की टोपी पहन ली हो, लेकिन डीन एंडरसन ने यहां पर उस चीज को मेक श्योर करा। ऑफकोर्स जहां पीक मोमेंट था वो यही था जब यहां पर मामूश की पेनल्टी उसने, बट मामूश ने पेनल्टी ली क्यों, वाई? बट कहीं ना कहीं यहाँ पर भाई मैनचेस्टर सिटी का जो पूरा सीजन है वो पूरी तरीके से अबिस्मल रहा। इवन इफ अगर यहाँ पर एक कॉन्सोलेशन था कि वो लाइक एफए कप जीत के थोड़ा सा भी यहाँ पर कर लेते, दे वुड हैव अ बेटर सीजन देन आर्सेनल, लाइक इन अ मोटे टर्म्स पे। अगर आप बिटवीन द लाइन्स जाओगे तो ऑफकोर्स आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को पेला और आर्सेनल यहाँ पर सेमीफाइनल तक गई। बट इवन इफ अगर आप ट्रॉफीज की काउंट करोगे या जो जेनेरिक चीज होती है, तो उसमें तो फिर आई थिंक यही होगा ना कि मैनचेस्टर सिटी ने टॉप 4 भी निकाल लिया, इतना बड़ा यहाँ पर केओस हो गया था, इतना बड़ा खोखला हो गया था क्लब, उसके बाद भी टॉप 4 भी निकाल लिया और उसके बाद एफए कप भी दे दिया, जो कि आप कह सकते हो कि एफए कप प्रीमियर लीग के बाद तो ट्रॉफी के मामले में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से।
बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कि मामला ना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाल ही के एपिसोड में जब हमने इस चीज़ पे बात करी थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल हिलाल और सऊदी इन सब के बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है, और ऐसे में यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप का एक सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है, क्योंकि फीफा को समझ में आ रहा है कि क्लब वर्ल्ड कप की टिकटें हो रही है भैया नीचे, और यहाँ पर मामला हो रहा है थोड़ा गर्म। जहाँ क्लब वर्ल्ड कप में इतना पैसा इन्वॉल्व है और पता नहीं इतने बड़े बड़े क्लब इन्वॉल्व हैं, ऐसे में यहाँ पर फीफा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को एक बार फिर से द ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल पे लेके आना चाहती है, दुनिया के सामने एक बार फिर से शोकेस करना चाहती है। और दुनिया में इस समय कुछ भी हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ तो होना ही है। मेरे घर में कल काम वाली नहीं आई थी तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल करके मम्मी को बता दिया कि आज काम वाली नहीं आएगी, आज काम वाली के जो पूरी फैमिली है वो व्हाइट हाउस में इनवाइटेड है फॉर अ डिनर। देखो मामला यहां पर यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आज के अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो खुद यहां पर एक बंदे ने, एक इनसाइडर सोर्सेज ने स्टोरी, अगेन नॉट प्रूवन है बट यहां पर रूमर्स पे और जो इनसाइडर लाइक जो भी कहानी पक रही है वो मैं तुमको बता रहा हूं। एक इनसाइडर सोर्स ने बताया कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके हुआ ये मामला ये है कि लास्ट मैच जो रोनाल्डो ने अल नसर से खेला, क्योंकि काफी सारे फैंस के दिमाग में ये चल रहा था कि रोनाल्डो खेल क्यों नहीं रहा। अब इसका जो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं बट फिर भी लाइक थोड़ा सा फॉर्मल जो आंसर निकल के आया वो ये है क्योंकि अल नसर बचा तो है नहीं, सीजन तो खत्म हो गया। ऐसे में यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फिजिकल एग्जॉस्शन है और जो फटीग है उसको मद्देनजर रखते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर बिठाया गया है, इवन स्क्वाड में भी नहीं रखा गया, लाइक नॉट इवन ऑन सब्स्टिट्यूशन बेंच। लेकिन इसको थोड़ा सा काउंटर लोग कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो अल नसर ने 1-1 का ड्रॉ खेला उसके चलते अब अल नसर AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा, और मेरे को लगता है कि ये सिंगल हैंडेडली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ट्रांसफर अपडेट है, जो ट्रांसफर रूमर है या जो ट्रांसफर स्टोरी है वो बहुत बूस्ट होती हुई दिख रही है, और उसमें अब हम मान के चल सकते हैं कुछ ना कुछ तो पक रहा है, अगर मैं तुमको सिर्फ इतनी सी ही बात बताऊं। लेकिन यहां पर खबर यह है कि रोनाल्डो की हो गई है बज, रोनाल्डो की गई है बज। असल में मामला ये हुआ है कि अल नसर के एक एडमिनिस्ट्रेटर, कह सकते हो कि हायर पावर, अननेम्ड अनोनिमस है, नहीं पता, किसी भी रिपोर्ट ने उसको जिक्र नहीं किया है, और ये जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं ये खुद सऊदी की ही है, सऊदी लैंग्वेज में थी, ट्रांसलेट करा, और सऊदी का ही कोई बंदा है तू है कौन तू अल नसर में जो ये कहीं ना कहीं कहानी बता रहा है। उन्होंने कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके हाल ही में एक यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने हायर अफसर्स को यह बताया कि रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर कोच का यह मानना है कि रोनाल्डो टीम को सूट नहीं करता। ये थोड़ा सा यहां पर फिशी लगता है क्योंकि गिवन द फैक्ट कि मेरे को नहीं लगता है कि कोच की पावर रोनाल्डो से ज्यादा है। ये हाल ही में ईमेल हो गया लीक, और ये लीक ईमेल मतलब क्लब में ही ईमेल लीक हो गया, और जब ये लीक ईमेल रोनाल्डो ने पढ़ा, ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो ने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया टीम को, और रोनाल्डो ने ये शर्त रखी है कि वो जब तक स्टीफन पियोली और जब तक यहां पर वो अनोनिमस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जाएगा इस क्लब से, तब तक रोनाल्डो इस क्लब में नहीं खेलेगा। अब देखो मोटे मोटे तौर पे ये थोड़ा सा लग सकता है मेडअप स्टोरी, बट कहीं ना कहीं अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो मामला समझ में तो आ रहा है, क्योंकि स्टीफन पियोली बाहर जा रहा है, ये कंफर्म बताया गया है कि अल नसर उसको सैक कर देगी इस सीजन के बाद। साथ ही साथ यहां पर रोनाल्डो का बेंच पे भी ना होना, स्क्वाड में भी ना होना, जबकि वो AFC चैंपियन लीग क्वालिफिकेशन के लिए फाइट करने वाले थे, वो भी कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा करता है। ऐसे में क्या रोनाल्डो ट्रांसफर हो रहा है? मेरा मानना यह है कि आई थिंक इसके चांसेस अब सबसे ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि एक तो अल नसर में पहली हमको खबर मिल रही है कि रोनाल्डो परेशान है कि अल नसर के एम्बिशंस उतने नहीं है। दूसरी चीज, अल नसर की रिक्रूटमेंट भी उस लेवल पे नहीं है जिस तरीके की अल इत्तेहाद में है, जिस तरीके की अल हिलाल में है। साथ ही साथ अब क्योंकि रोनाल्डो AFC चैंपियन लीग में नहीं खेलेगा, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों यहां पर अल नसर से हमको रोनाल्डो जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन कहां। देखो बहुत सारे रिपोर्ट्स को स्क्रैप करने के बाद मेरे को ये चीज समझ में आई कि यूरोप में बिल्कुल ना के बराबर इसकी हाइप है, और ना ही रोनाल्डो यूरोप में वापसी आने का सोच रहा है, और ना ही यूरोप फिलहाल के तौर पे कोई भी क्लब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो रोनाल्डो की एक बार वापसी करवाए। ना ही रियल मैड्रिड, ना ही कोई क्लब नहीं, कोई स्पोर्टिंग का क्लब भी नहीं। लेकिन सऊदी भी एट द सेम टाइम, जैसा मैंने बताया था हाल ही के एपिसोड में, सऊदी भी इस चीज को मान के बैठ चुकी है कि वो रोनाल्डो को जाने नहीं दे सकते, सऊदी का पूरा प्रोजेक्ट बैठ जाएगा। ऐसे में जो सबसे रीजनेबल ऑफर लग रहा है वो है कि अल हिलाल रोनाल्डो को ऑफर देगी, और रोनाल्डो सऊदी के ही किंगडम में, सऊदी के ही उस पूरे प्रोजेक्ट में रहते हुए एक इनर चेंज करेगा जहां पर वो अल नसर से अल हिलाल जा सकता है। अब ये रोनाल्डो की लाइक सऊदी वाली लेगेसी, जो कि मेरे को लगता है इन रोनाल्डोज करियर जो ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट स्टिल रोनाल्डो की सऊदी वाली लेगेसी के लिए थोड़ा डेंट पड़ेगा।
बट आई थिंक गिवन द फैक्ट कि रोनाल्डो जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रोनाल्डो जिस तरीके से अल नसर में कहीं ना कहीं उस ब्लैक होल में, उस वैक्यूम में अब फंसता ही जा रहा है, मेरे को लगता है कि अल नसर के पास ना ही कोई उनके पास यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी बताया था कि रोनाल्डो चाहते थे कि कार्लो एंसेलोटी यहाँ पर अल नसर के मैनेजर बने, लेकिन ऑफकोर्स अल नसर ब्राजील नेशनल टीम, वर्ल्ड कप है वहाँ पर, तो अल नसर ने रोनाल्डो के रहते हुए जो ट्रांसफर डिसीजंस लिए, कुछ अच्छे लिए, जैसे आप कह सकते हो जॉन डोरन की बात करें, ब्रोजोविच की बात करें, आप कह सकते हो आप मेरे लपोर्ट की बात करें, लेकिन मेजोरिटी जब आप इसको कंपेयर करोगे ना अल हिलाल से और अल इत्तेहाद से, तो कहीं ना कहीं अल नसर पीछे तो रह जाती है। मेरे को लगता है कि आई थिंक अल हिलाल का जो ऑफर है वो काफ़ी सही है और वो रहना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी नेक्स्ट अपडेट की। सबसे पहले रियल मैड्रिड से बात करें तो हाल ही में यहाँ पर मार्सा ने 2-3 दिन पहले ये अपडेट दिया था कि रियल मैड्रिड लेफ्ट बैक को लेकर अब बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब उन्होंने हॉयसन को साइन कर लिया है, ट्रेंट को साइन कर लिया, तो जो अगला नंबर आता है वो है लेफ्ट बैक का, जिसमें करेरस को लेकर यहाँ पर रियल मैड्रिड फिलहाल के तौर पर जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कंफर्म है, 80% ये डील हो चुकी है। 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, लेकिन रियल मैड्रिड वो पे नहीं करेगी। ऐसा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बेनफिका से उसको 18 मिलियन में बायबैक कर सकती है और फिर रियल मैड्रिड यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से 30 मिलियन में खरीद लेगी। लेकिन अब रियल मैड्रिड ने ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ गरीब है बहुत गलीज क्लब है भैया, बहुत गलीज क्लब है। लेकिन रियल मैड्रिड अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाईपास करके सीधा बेनफिका से ही डील करना चाहेगी और ये डील आप कह सकते हो कि 25 से 35 मिलियन के आसपास हो सकती है। ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से अब ये रिपोर्ट्स भी कंफर्म है, जहां पर आई थिंक एथलेटिक और यहां पर रेलेवो ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि थियो अर्नांडेज ने यहां पर अपने आप को ऑफर किया था, लेकिन रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी थियो अर्नांडेज नहीं थी। मेरे को लगता है आई थिंक पैसों का एक खेल होगा कि यहाँ पर कितना उसके लिए पे करना पड़ता, बट आई थिंक यहाँ पर कैरेरस इस मामले में फिलहाल तो सबसे आगे चल रहा है और ये एक और डील हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज लग रही है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं करा था, और भाई ज़ाबी अलोंसो कितनी सुनी जा रही है, जो कि मेरे को लगता है कार्लो एंसेलोटी ने उसको बहुत जेंटलमैन तरीके से बोला है। हाउएवर थोड़ा सा चाहे झूठ बोला हो कि कार्लो एंसेलोटी की पूरी, देखो झूठ तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कार्लो एंसेलोटी की सुनी तो गई होगी। इवन इफ एंसेलोटी नेक्स्ट मैनेजर नहीं है, हमारा नेक्स्ट सीजन का मैनेजर नहीं है, लेकिन रियल मैड्रिड ने कार्लो एंसेलोटी गिवन हिज एक्सपीरियंस, गिवन हिज ओपिनियंस एंड जितना उसका एक्सपर्टीज है, सुनी पक्का होगी। रियल मैड्रिड मिडफील्डर को लेके भी अब पूरी तरीके से यहाँ पर कंफर्म होती हुई दिख रही है कि वो सीरियस है और यहाँ पर 3 लोगों के नाम आए हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर आया है एलेक्सियोस पलासियोस का, जो कि यहाँ पर लेवरकुजन में ही अंडर ज़ाबी अलोंसो खेल रहा था। इसी के साथ जो दूसरा नाम है वो आता है यहाँ पर राइंडर्स का, बट राइंडर के लिए ये है कि मैनचेस्टर सिटी काफ़ी सीरियस होती हुई दिख रही है। हाउएवर राइंडर के लिए रियल मैड्रिड भी इस समय रेस में है, लेकिन जिसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है और जहां पर एक बार फिर से रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल होने वाला है, वो है यहाँ पर एंजेलो स्टिलर। स्टटगार्ट का ये प्लेयर इस समय बताया जा रहा है टोनी क्रूस बताया जा रहा है। नेक्स्ट टोनी क्रूस का मेरे को नहीं पता, लेकिन जर्मन लेजेंड लोथार मैथ्यूस की बात करें, इवन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बार्सिलोना भी उसमें इंटरेस्टेड है। 40 मिलियन में मिल जाएगा, 24 है, डिफेंसिव मिडफील्डर है, बहुत बढ़िया यहाँ पर इसके स्टैट्स हैं और काफी सारे मैनेजर्स, इवन ज़ाबी अलोंसो पर्सनली ने, ऑफकोर्स बुंदेसलीगा का प्लेयर है, यहाँ पर बहुत सारे पहले आर्टिकल्स भी छप चुके हैं कि वाई ही इज द डायमंड ऑफ द बुंदेसलीगा, वाई ही इज एब्सोल्युटली शाइनिंग इन बुंदेसलीगा। तो रियल मैड्रिड यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस जा रही है। जहां खुशी है वहां मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि क्या है नेक्स्ट फॉर लूका मॉड्रिच, क्या है नेक्स्ट फॉर सबायोस, क्या है नेक्स्ट फॉर चुआमेनी कामाविंगा। एंड आई थिंक वहां पर अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर मैंने ये चीज बोला था कि रियल मैड्रिड का ये समर बहुत बिजी जाने वाला है, इनकमिंग के मामले में तो यस, लेकिन आउट गोइंग के मामले में भी काफी ज्यादा यस, क्योंकि ऑफकोर्स लोगों की नजरें पड़ी हुई हैं यहाँ पर रॉड्रिगो पे, लेकिन रॉड्रिगो के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स का यहाँ पर जो स्टेटस है, जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। चाहे हम बात करें ब्राहिम दियाज की, चाहे हम बात करें लूका मॉड्रिच की, चाहे हम बात करें सबायोस की, या फिर बात करें कामाविंगा चुआमेनी में से। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी इधर उधर की। देखो बार्सिलोना के रिगार्डिंग सबसे पहले तो हंसिफ भाई के आदमी है यार, ये कहता है कि अगर मेरे प्लेयर पार्टी कर सकते हैं तो वो खेल सकते हैं। भाई प्लीज प्लीज फॉरफिट कर दो, जीत तो गए हो, क्या करोगे खेल के भाई। अभी अमाल को बैलेंडोर भी जितवाना है इनको। लेकिन बार्सिलोना के जो मोटू भाई हमारे लपोर्ता ने बोला है कि हाल ही में 1:1 है और हम यहाँ पर प्लेयर साइन कर सकते हैं, लेकिन 1:1 हम बहुत पतली रोप पे हैं। हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम आने वाले बहुत सालों तक 1:1, मतलब कुल मिला के वो कह रहे हैं कि क्लब नॉर्मलसी पे आएगा। मेरे को लगता है हाल ही में जितना भी मैं बार्सिलोना को कवर कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इस ट्रांसफर वाले मामले में, हांसी फ्लिक इतना एडमेंट नहीं है कि उसको प्लेयर चाहिए ही चाहिए। उसको समझ में आ चुका है कि जो बार्सिलोना का बेस है वो उसने 5-6 साल के लिए बना दिया है बहुत तगड़ा।
चाहे हम बात करें यहाँ पर गावी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, डैनी ओल्मो की, चाहे हम बात करें, अब जो उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर रिप्लेस करना है वो है लेवेंडोव्स्की, और साथ ही साथ उनको यहाँ पर डिफेंस में भी थोड़ा सा यहाँ पर अब शेप करना पड़ेगा, गिवन द फैक्ट कि क्रिस्टेंसन की बात करें या फिर इनिगो मार्टिनेज की बात करें। लेकिन बार्सिलोना से खबर भी आई है कि शेज़नी ने ये कहा है कि भाई देखो अगले सीजन मैं एक बैकअप गोलकीपर हूंगा, मेरे को नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए सिचुएशन नहीं है। आई डोंट थिंक बार्सिलोना के फैन बेस पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेकर बहुत वेलकमिंग होगा कि यहाँ पर टर स्टेगन आते ही उसको सीधा हटा रहा है, गिवन द फैक्ट कि शेज़नी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यस, लमीन यमाल, पेड्री, बहुत सारे प्लेयर्स ने ताबड़तोड़ खेला है, लेकिन उसमें हमारे सुट्टाधारी शेज़नी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड से किसी पर्टिकुलर प्लेयर को लेकर यहाँ पर बहुत सीरियस मूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसा बताया गया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टाफ की बात करें या फिर ऊपर डिसीजन मेकर्स की बात करें, हॉयलैंड को लेकर उनके हाथ खड़े हो गए हैं। हॉयलैंड का गया भैया। यहां मामला बताया जा रहा है कि अमोरिम का बैक स्टाफ ये मान के चल रहा है कि ना ही हॉयलैंड गोल स्कोर कर सकता, ना ही वो लिंकअप कर सकता, ना ही वो वर्क रेट दे रहा है, तो वो कर क्या रहा है, वो मुठिया रहा है क्या वो यहां पर। तो मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल इस समर ट्रांसफर विंडो में हॉयलैंड को तो टाटा बाय बाय कर देगी। जुवेंटस और नेपोली बताए जा रहे हैं कि उसके पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर अमोरिम को प्रीमियर लीग में भैया अगर काम करना है और अच्छा करना है, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, क्योंकि यस 16वां स्थान बहुत डिसग्रेस है। मेरे को लगता है कि यूरोपा लीग का फाइनल अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड हार जाती है, क्योंकि ना हुआ आई होप, आई डोंट नो अमोरिम का कैसा यहाँ पर सीजन को एवेल्युएट करने का जो पर्सपेक्टिव है यूनाइटेड फैंस का वो कैसे बदलने वाला है। बट इवन इफ हम मान चले कि पूरी तरीके से वो 16वें स्थान से टॉप 4 कैसे होगा, आई डोंट नो। इवन इफ हमें मान के चलें कि प्रीमियर लीग में टॉप 4 भूल जाओ, टॉप 7 भी कैसे होगा अमोरिम, गिवन द फैक्ट किस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे ओवरहॉल की कोई खबर नहीं मिल रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक पूरा रेवोल्यूशन लेके आने वाले स्क्वाड में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू डू इट आई डोंट नो। अमोरिम को सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अमोरिम को खुद को भी पता है कि वो इस समय बहुत बड़े मेस में है।